हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिट्यूड द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइज आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस, आरआरबीपीओ एंड क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन के लिए टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले गाइज, जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस इस टॉपिक से आपको पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये यूनिक सेशन रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए गाइज, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर अवेयरनेस से काफ़ी इजीली आप स्कोर कर सकते हो, जिससे आपका काफ़ी इजीली जो है मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको मदद मिलती है। एग्जामिनेशन में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं गाइस, आपको इसलिए सेशन को अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन अ प्रीवियस सेशन। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखेंगे तो उसकी भी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। सेशन को जरूर आपको लाइक करना होगा गाइस, और इसी तरीके से आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना होगा, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन होती है। जितना आप आपका रिस्पांस हमें प्रोवाइड करोगे उतना ही हम लोग आपके लिए एग्जामिनेशन तक आपको अच्छी तरीके से सेशन प्रोवाइड करेंगे गाइस, ठीक है। सो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूँ गाइस, कुछ ये हमारे पास में रिसेंट सेशन हमने कंडक्ट करा है, इसको अगर आपने नहीं देखा होगा, पर्टिकुलरली ये टॉप 50 क्वेश्चन वाला जो एमएस ऑफिस से हमने डिस्कस किया, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ये सारे सेशन जाके देखने होंगे गाइस, इंक्लूडिंग दोज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से एलैबोरेटिव वे में आपके लिए डिस्कस किया है। एंड साथ ही साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर्स जल्दी आपका चैनल पे अपलोड होने वाला है गाइस, तो आपको बने रखना है गाइस। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पे सेट करके रखिएगा, सो दैट जैसे करंट अफेयर्स का सेशन आता है वैसे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी तक जो जून का, अगर आपका मंथली करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका देख भी सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। और उसकी जो ई बुक है गाइस, प्रिंटेबल फॉर्मेट में हमने प्रोवाइड करके रखी है हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आपने कैपिट्यूड्स का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया होगा तो जरूर उसको डाउनलोड कीजिएगा गाइस, जिससे आपको काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अफोर्डेबल क्वालिटी और फ्री कोर्सेज भी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। ई बुक के सेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा प्रिंटेबल ई बुक, जो जून का मंथली करंट अफेयर्स का ई बुक होता है, ठीक है। काफी कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपने टेस्ट पास नहीं ज्वाइन किया होगा तो इस टेस्ट पास को भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर अ कंप्लीट ईयर, जिसके अंदर आपके मल्टीपल एग्जामिनेशंस क्लियर हो सकते हैं और आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस काफी आसानी से हो सकती है। सो अभी हम लोग बिना किसी तरीके से हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा क्विक वे में लेके चल रहा होगा, ताकि आपके जो प्रैक्टिस है काफी आसानी से कम समय के अंदर हो सके। ओके, कोई भी आपको क्वेरी आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो गाइस रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। क्वेश्चन है हमारे पास में, अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निशेज द कंप्यूटर विद अ बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग अ पावर आउटेज। अब देखिए, पावर आउटेज मतलब क्या होता है, आपने जब कहते हैं उसकी कि हमारे घर की लाइन चली गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया, उसको हम लोग कहते हैं पावर आउटेज। अगर मान लो आपका एक सीपीयू या फिर कंप्यूटर पे आप अगर कुछ काम कर रहे होगे, कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट फाइल्स रहते हैं, आप उसको सेव करना भूल जाते हो, या फिर वो टाइम टू टाइम आप सेव नहीं करते हो, या फिर जो प्रोग्राम्स ऑनगोइंग रनिंग होते हैं वो क्या होता है, उसको पावर सप्लाई ना होने के कारण सडन अगर आपके पास पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है तो डायरेक्टली आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाता है, ठीक है, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, क्योंकि इससे हमारा ओएस भी डिस्टर्ब हो सकता है और हमारे पास कंप्यूटर का भी परफॉर्मेंस हैम्पर हो सकता है। तो एक सेफ वे क्या होता है कि आप उसको प्रॉपरली सब प्रोग्राम्स रन करके, क्लोज करके, सेव करके इसको शट डाउन करो। लेकिन अगर आपके पास पावर आउटेज होता है तो उस केस में जो आपको बैकअप प्रोवाइड करने का काम करता है वो रहता है हमारा यूपीएस, जिसको हम लोग कहते हैं गाइस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज क्या रहता है, इसके अंदर एक बैटरी बैकअप रहता है गाइस, जो आपको 15 to 25 मिनट्स तक क्या जो है बैकअप देता है, सो दैट आपकी फाइल्स को सेव कर सको और आपके कंप्यूटर को प्रॉपर्ली शट डाउन कर सको, ठीक है। तो इसी के साथ इसके सर्च प्रोटेक्शन, अब देखिए सर्च क्या रहता है, सडन जो वोल्टेज हमारा जंप होता है, ठीक है, बियॉन्ड हमारे प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, तो उसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज सर्च। तो ये सर्च प्रोटेक्शन करने का काम, एक बैकअप प्रोवाइड करने का काम, जब हमारे पास में पावर कट होता है, पावर आउटेज होता है, तो ये काम करता है हमारा यूपीएस। गलती से इसका यूएसबी आंसर मार्क करके मत आना गाइस, ठीक है। यूपीएस इसका करेक्ट आंसर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी का एस का क्या फुल फॉर्म होता है, तो वो भी आपको आना चाहिए, इसलिए आपको कंप्लीट फुल फॉर्म पता होना जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपको ये पूछा जाए, देखिएगा। तो क्वेश्चन इज, अ डैश इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर। अब देखिए, आपको मैं यहाँ पे पीसीबी का भी फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। पीसीबी क्या रहती है गाइस, ठीक है, जहाँ पे भी आपके सारे कंपोनेंट्स को अगर आप हाउस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर इसको हाउस करते हो, ठीक है। जो आपके रैम हो गए, मदरबोर्ड पे एक्सपांशन स्लॉट्स हो गए, ठीक है, आपके पोर्ट्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, ठीक है, प्रोसेसर हो गया, वो सारे रहते हैं हमारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर। लेकिन
इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर तो एक पर्टिकुलर टेक्निकल नेम उसका नाम आता है, उसको हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड गाइस। तो आप मदरबोर्ड पे देख सकते हो यहाँ पे रैम के स्लॉट्स रहते हैं, प्रोसेसर का स्लॉट रहता है, एक्सपेंशन स्लॉट रहता है, नेटवर्क का कार्ड रहता है, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट्स कनेक्टेड रहते हैं गाइस, ठीक है, यहाँ पे आईओ पोर्ट्स भी रहते हैं और आपके हमारे पास में जो इसके पावर सप्लाई पोर्ट्स भी रहते हैं। तो ये सारे जो इंक्लूडेड रहते हैं हमारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज फोटोन इज यूजफुल इन विच सेक्टर, ठीक है, तो जो फोटोन है कौन से सेक्टर में यूजफुल होती है, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होती है। छोटा सा टास्क दे रहा होगा, इस फोटोन का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जरूर पार्टिसिपेट करना होगा गाइज। काफ़ी सारे जो रिसेंट सेशन में भी हमने क्वेश्चन पूछे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उसको भी आंसर किया। आई सो अप्रिशिएट दैट, क्योंकि आप उसको पार्टिसिपेट करोगे तभी जाके आप इसकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, एंड अदर स्टूडेंट्स को भी इसका आंसर पता चलेंगे। फोटोन जो है ये एक हमारा यूजफुल होता है साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। अब देखिए क्लॉक रेट या फिर हम लोग कहते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, टाइम का इनवर्स रहता है, ध्यान में रखना होगा, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना टाइम हमारा कम रहेगा, ठीक है, जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा उतना हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो जो प्रोसेसर की जो स्पीड रहती है वो जनरली जो है मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, उसको हम लोग कहते हैं क्लॉक स्पीड। अगर आपने देखा होगा 3.2 गीगाहर्ट्ज ये प्रोसेसर है, ठीक है, 4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, तो ये गीगाहर्ट्ज जो रहते हैं क्लॉक रेट रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसर स्पीड इटसेल्फ, जो मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, ठीक है। मेगाबाइट ये हमारा मेमोरी का यूनिट होगा, मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज जो है ये हमारी क्लॉक रेट या फिर प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए यूज होती है। तो दोनों टर्मिनोलॉजी जो है गाइस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, ठीक है। मेगाबाइट और गीगाबाइट ये अलग, ये किसके रिलेटेड हो गए, ये हो गए हमारे मेमोरी से जुड़े हुए, क्लियर है। एंड मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज दोज आर रिलेटेड टू द क्लॉक रेट और फिर हम लोग कहेंगे उसके फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो दोनों में कल बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको क्लॉक रेट या फिर टाइम फ्रीक्वेंसी पूछेगी तो वो होती है हमारे मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज के अंदर। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी सिंपल है, आई होप इसको देखते आप आंसर कर दोगे। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स रहते हैं, तो सिंपल है, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स रहते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग तो 1000 कंसीडर करते हैं, बट 1000 आंसर मार्क करके मत आना, टेक्निकली उसको 1024 किलोबाइट्स मतलब ही 1 मेगाबाइट होता है, एंड 1024 मेगाबाइट मतलब 1 गीगाबाइट होता है। अगेन उसकी क्रोनोलॉजी हमारी बढ़ती जाती है, टेराबाइट, ठीक है। एंड मुझे एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट क्या है, अभी हमने जो पढ़ाई है आपको कोर्सेज के अंदर और अभी तक के सबसे हाईएस्ट यूनिट क्या है मेमोरी का, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्लियर है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज एआई जो इंट्रोड्यूस हुआ है गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको हम लोग कहते हैं, ये कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है और फिर हम लोग उसको कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। एक छोटा सा टास्क है, 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Let's move on to the next question. Question is, this software is a copyrighted and bears the limits against use. इसका मतलब क्या होता है कि कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है एंड उसके जो है लिमिट्स है यूज़ करने के लिए वो डिफाइंड रहती है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर गाइस, ध्यान रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफ़ी कबार जो होते हैं और शेयरवेयर हमारा रहते हैं, फ्रीवेयर रहते हैं, ठीक है, उसके टर्मिनोलॉजीज आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको 100% क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसके बाद जो होता है हमारे पास में OSI मॉडल से भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद रहता है शॉर्टकट कीज, MS ऑफिस, उसके रिबन, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंटली आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपके टॉपिक प्रिपेयर होना जरूरी है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज GUI को हम लोग कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेट्स कंसीडर, अभी हम लोग यहाँ पे देखिए पेन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे पेन चेंज हुआ, ठीक है, अभी हम लोग राइट कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हम लोग ग्राफिकली इंटरैक्ट कर रहे हैं इस कंप्यूटर के साथ में, ठीक है। तो GUI जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें काफ़ी आसानी से एक मूव ऑन करने के लिए, या फिर जैसे अभी हमने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया, ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस बटन पे, इस तरीके से, राइट। तो ये क्या है हमारे पास में, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो कि एक यूजर और एक प्रोग्राम के बीच में एक इंटरफेस रहता है जो हमें प्रोग्राम को अच्छी तरीके से रन करने के लिए मदद करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज एन इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम एंड द यूजर, ठीक है। एक यूजर को अच्छी तरीके से प्रोग्राम को आसानी से ईजिली स्विफ्टली ऑपरेट हो सके, इसके लिए इसके बीच में जो मीडिएटर रहता है, जो इंटरफेस रहता है
है, इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल इसलिए इसका नाम लेता है क्योंकि अब जैसे हमारे पास आइकॉन होते हैं, ठीक है, या आइकॉन से हमें क्या पता चलता है कि हमारा फॉरवर्ड है, ठीक है, ये आइकॉन से हमारा क्या होता है बैकवर्ड है, ठीक है, या आइकॉन से क्या होता है हमारे पास में फास्ट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आइकॉन्स हमें मदद करते हैं, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट हम लोग आसानी से इंटरेक्ट कर सके हमारे प्रोग्राम के साथ। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सो चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन OSI मॉडल, ठीक है। OSI मॉडल में टोटल लेयर रहती है 7 लेयर, ठीक है। अगेन मैं छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, उसके अंदर फर्स्ट लेयर और सबसे लास्ट 7th लेयर कौन सी रहती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो उसके अंदर जो OSI मॉडल में जो ब्रिज ऑपरेट करता है कौन से लेयर में ऑपरेट करता है ये हमें पूछा गया है। तो मैं आपको एज अ होमवर्क की तरह ही दे देता हूँ गाइस, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि OSI मॉडल में टोटल नंबर ऑफ 7 लेयर्स रहती है, जिसके टॉप और बॉटम लेयर कौन सी रहती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, और साथ साथ ब्रिज जो है कौन से लेयर में ऑपरेट करता है ये भी मुझे बताना होगा। क्लियर है? मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज With the help of which icon in a launcher you can change the mouse properties and display properties etc. अगर आपको माउस प्रॉपर्टीज या फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज चेंज करनी होगी तो कौन से आइकॉन को हम लोग यूज़ करेंगे, तो वो रहेगा हमारे पास सिस्टम सेटिंग को। सिंपल है, सिस्टम सेटिंग के अंदर ही हमारे पास में जो प्रॉपर्टीज चेंज करने के ऑप्शंस रहते हैं तो हम लोग सिस्टम सेटिंग्स के ऑप्शन को चेंज करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बन जाता है और थोड़ा सा यूनिक भी है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन 7 to 8 डेज के अंदर विद लिमिटेड एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कोर्सेज के साथ में आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप इस हमारे सुपर MCQ कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हो गाइस। CA75 इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर आप इसको जाइएगा, हमारा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा। खास बात ये है गाइस कि अभी तक के 2024 तक के जितने भी हमने पेपर्स को एनालाइज किया फ्रॉम 2016 इसका मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एंड मोस्टली जो लेटेस्ट ट्रेंड के जो क्वेश्चन होते गए इसके अंदर हमने इंक्लूड किए हैं। काफ़ी इंटरेक्टिव कोर्स है आपके लिए, कम्प्लेक्स MCQ बेस्ड वीडियो थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेस्ड हमने कोर्स आपके लिए पढ़ाया और लेटेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कवर करके रखे, और एडिशनल आपको ई बुक्स भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसका कूपन कोड है 75% ऑफ का, वो है CA75। उसको यूज़ करके जरूर आप 7 to 8 डेज के अंदर ही मैक्सिमम आप इसको कवर अप कर सकते हो। आई एम 100% एश्योरिंग कि अगर आप आज भी इसको ज्वाइन कर सकते हो तो आप विद इन 23-24 तक सारे सेशंस कंप्लीट करके, इनफैक्ट सेशन काफ़ी कम है, आपको डेटा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसलिए, लेकिन जो डेटा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हम 100% अश्योर्ड कि 90% डेटा आपको एज इट इज एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट होगा। ये काफ़ी हम लोग अश्योरिटी के साथ इसीलिए बता सकते हैं क्योंकि अभी हमारा चैनल का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी रह चुका है। प्रीवियसली जो हमने काफ़ी सिलेक्शंस प्रोवाइड किए कंप्यूटर अवेयरनेस इस टॉपिक से, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इस कोर्स को डेवलप किया, तो जरूर एनरोल कीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। कंटिन्यू करते हुए हमारे सेशन को। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंड स्टाइल, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक फंड शैली नहीं है, फंड स्टाइल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये हमारे फंड स्टाइल कहलाते हैं, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये कोई भी फंड स्टाइल नहीं है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के लिए भी शॉर्टकट की एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जरूर पढ़ के जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं कवर करा ही दूंगा हालांकि। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर इज डैश, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं POS टर्मिनल। POS टर्मिनल का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। आपने देखा होगा जब आप पेट्रोल पंप पे या फिर आपके पास शॉपिंग करते हो, मॉल्स में वगैरह जाते हो, तो आप आपके कार्ड स्वाइप करने के लिए छोटी सी मशीन रहती है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये NFC बेस्ड रहती है। NFC का भी आपका फुल फॉर्म आ सकता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप टैप एंड पे जो करते हो वो NFC टेक्नोलॉजी से ही होता है, लेकिन जो आप स्वाइप करते हो या फिर सिम कार्ड या फिर जो आपका स्मार्ट कार्ड रीडर भी रहता है उसके अंदर जो चिप को रीड करता है, तो इस टर्मिनल को, इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं हमारे POS टर्मिनल, जिसका फुल फॉर्म रहता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन डी। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब आपको पता होना चाहिए ये CRO टेक्नोलॉजी जो है, जिस तरीके से हमारे पास में TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, LED, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, उस तरीके से हमारे पास एक मॉनिटर की जो क्या है कि हमारा आउटपुट डिवाइस है उसमें ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है, CRO टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। जो हमारे पास में CRO ट्यूब रहते थे या फिर CRT ट्यूब हम लोग कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, CRT कैथोड रे ट्यूब जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अंदर जो है CRO जो है ये एक हमारा एक मॉनिटर भी है, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं, ठीक है, जो जनरली लैब्स में वगैरह यूज होता है। तो इट इज अगेन एन मॉनिटर विच इज अगेन एन आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा गाइस, अगर आपको सेशन और क्वालिटी क्वेश्चन आपको ये समझ में आ रहे गाइस तो जरूर एक हमें लाइक करके और एक चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। एक एक जो सब्सक्राइबर बढ़ता है हमारा, एक एक जो हमारा लाइक मिलता है गाइस, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि आगे आने वाला सेशन आपको उसी तरीके से क्वालिटी से हम लोग प्रोवाइड करें। तो सो दैट अगर आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए तो आपको भी
एक एफर्ट लेके हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना होगा और लाइक भी करना होगा हमारे कैपिटोड्स के चैनल को, ठीक है। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, द परफॉर्मेंस ऑफ रैम इज अफेक्टेड बाय रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है एक वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। मैं आपको बार बार कहूँगा गाइस, ये आपको वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में कन्फ्यूजन होता है। तो रैम एक जो हमारी वोलाटाइल मेमोरी है, तो इसका परफॉर्मेंस कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है? उसकी एक्सेस स्पीड और उसकी डेटा ट्रांसफर यूनिट, इन दोनों से उसका परफॉर्मेंस जो अफेक्ट होता है। क्लियर है? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम किसका है इनमें से, ऑप्शन में से? सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क, इनमें से कौन सी जो मेमोरी है गाइस उसमें सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है? तो आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी जो रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसको हम लोग कहते हैं, उसका सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं और मैग्नेटिक डिस्क का उससे स्लो है, मैग्नेटिक टेप का भी स्लो है गाइस, कॉम्पैक्ट डिस्क का भी उससे थोड़ा फास्ट है, लेकिन एज कम्पेयर टू द सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है, एज कम्पेयर टू द कॉम्पैक्ट डिस्क, सेमीकंडक्टर मेमोरी की जो एक्सेस टाइम होता है, मेमोरी एक्सेस टाइम, वो काफ़ी फास्ट रहता है, जिसके अंदर हमारे पास SSD इंक्लूड होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जा सकता है। क्लियर है? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज राइट थ्रू टेक्निक इज यूज्ड इन विच मेमोरी फॉर अपडेटिंग द डेटा। राइट थ्रू टेक्निक कौन सी मेमोरी में यूज होती है सो दैट हम लोग डेटा को अपडेट कर सकते हैं? तो कैशे मेमोरी में इस राइट थ्रू टेक्निक का इस्तेमाल होता है। अगेन एंड यूनिक क्वेश्चन, जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द कोडिंग सिस्टम अलाउज अ नॉन इंग्लिश कैरेक्टर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स टू बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो ऐसे इनमें से कौन सी कोडिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम लोग कहते हैं यूनिकोड। आपने देखा होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। कुछ अपने इमोजीज और जो कैरेक्टर्स रहते हैं स्पेशल अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर पंचुएशन मार्क और आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या फिर जो आपके डिजिट्स होते हैं, उसको छोड़ के जो यूनिकोड होता है उसके अंदर आपके नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। एक छोटा सा टास्क है, यूनिकोड का करेक्ट जो फुल फॉर्म है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द डैश, ठीक है। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता अगर उसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। आपको अगर पता होगा कि अगर हमारे पास CPU के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर हमारे पास OS नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा। उसके साथ जो जुड़े हुए पेरिफेरल्स है या फिर हम लोग कहेंगे हार्डवेयर है, वो प्रॉपरली वर्क ही नहीं करेंगे। अगर आपके पास OS ही नहीं तो इसको आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? सो आपको ध्यान में रखना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ की, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज अ की रोल इन योर बूट, ठीक है। या फिर अगर आपको कहूँगे कंप्यूटर के मेन ऑपरेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना उसके वो बूट नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज RTOS स्टैंड्स फॉर, RTOS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन बहुत बार एग्जामिनेशन में कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिबूट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रिलायबल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑप्शंस को आप देख के कंफ्यूज होते हो गाइस, बट आई एम टेलिंग यू कि आपको इस तरीके से अच्छी तरीके से इसके एब्रिविएशंस पता होना जरूरी है। क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। इनमें से आपको एक वर्ड बताता हूँ, वो है हमारे पास बग। बग मतलब क्या होता है? जो एरर आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बग, ठीक है। उससे कंप्लीट प्रोग्राम तो हैम्पर नहीं होता है, लेकिन उससे क्या होता है, कुछ कुछ जो फंक्शनलिटीज हमारी ऑपरेट नहीं हो पाती, उसको हम लोग कहते हैं छोटे छोटे एरर्स, उसको हम लोग कहते हैं बग। इस प्रोसेस को, इस एरर को निकालने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीबगिंग, ठीक है। तो डीबगिंग ये ऐसी प्रोसेस है जिससे हम लोग जो एरर है वो चेक करते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विच इज चेकिंग द एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। Let's move on to the next question. Question is, which of the following is a machine independent program? Machine independent program इनमें से कौन सा है? तो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज इज एन मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज, ठीक है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहता है सो दैट हम लोग हार्डवेयर को रन कर सके प्रॉपरली? तो वो है हमारा डिवाइस ड्राइवर। मैंने बहुत बार आपको समझाया गया इस डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। जैसे मान लो आपने एक प्रिंटर खरीद के लेके आया एक्स्ट्रा, ठीक है, XYZ कंपनी का, आपके कंप्यूटर के साथ इसको ऑपरेट करने के लिए इसके कुछ जो फंक्शनलिटी रहती है, ठीक है, जो डेवलपर डिज़ाइन करता है, ठीक है, वो इस कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि हाउ डज इट ऑपरेट।
उसके कुछ जो सॉफ्टवेयर रहते हैं या फिर हम लोग उसको कहेंगे जो डिवाइस ड्राइवर रहते हैं, ये अगर आपने इस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया सो दैट इस कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से स्कैन कर सकता है, किस तरीके से प्रिंट कर सकता है। तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जो एक पेरिफेरल स्पेसिफिक होते हैं या फिर हार्डवेयर स्पेसिफिक होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिवाइस ड्राइवर, एंड इट इज एसेंशियल टू रन अ पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन डी, विच इज अ डिवाइस ड्राइवर। Let's move on to the next question. Question is again simple and very important as well. Question is shortcut key Control plus Escape is used to. Control plus Escape जो है हम लोग स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि स्टार्ट मेन्यू के लिए ओपन के लिए विंडोज़ की बटन को भी आप प्रेस कर सकते हो, एंड अगेन इसका अल्टरनेट की है कंट्रोल प्लस एस्केप। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप अगर आपने बटन प्रेस की तो आप जो है इसका टास्क मैनेजर जो है आप उसको ओपन कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये भी आपको शॉर्टकट पता होना जरूरी है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टू स्टैंड आउट अ वर्ड व्हाट ऑप्शन कैन बी यूज्ड। ठीक है, अगर हमें वर्ड को स्टैंड आउट करना होगा या फिर इसको अलग से दिखाना होगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? स्टैंड आउट, डिलीट, प्रिंट, बोल्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा करेक्ट आंसर है इसका बोल्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने बोल्ड किया। अगर हमने एक वर्ड को बोल्ड कर दिया तो दैट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन दैट वर्ड, वी आर इंसिस्टिंग ऑन दैट वर्ड, और हम लोग उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विच इज बोल्ड। पढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द डैश मेनू सॉर्ट शोज सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल और डेटा वैलिडेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो मेन्यू है सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल या फिर डेटा वैलिडेशन का इंक्लूड करता है? तो वो रहता है हमारे डेटा मेन्यू के अंदर। ठीक है, ये जो डेटा टैब होते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हो गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, क्वेरीज एंड कनेक्शन, डेटा टाइप, सॉर्ट एंड फिल्टर, ये सारे कौन से टैब के अंदर रहते हैं गाइस? ठीक है, ये रहते हैं हमारे डेटा टैब के अंदर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो बुक 1 लिखा हुआ गाइस। जब भी आप फर्स्ट टाइम एक्सेल को ओपन करते हो तो उसका जो फर्स्ट नेम रहता है इट इज़ अ बुक 1, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीएफ। आरटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसका आरटीएफ का सिग्निफिकेंस क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो, या फिर नहीं, अगर आपको नहीं आता तो मुझे पूछेगा जरूर, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज डैश। ठीक है, वर्कशीट के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं वर्क बुक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और एक वर्कशीट के अंदर आपके पास n नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रहते हैं जिससे हम लोग कहते हैं सेल्स। ठीक है, एक सेल का हमारा यूनिक एड्रेस रहता है रोज और कॉलम का। छोटा सा टास्क दे रहा होगा इसका, हम लोग कॉलम और रो किससे डिफाइन करते हैं? कॉलम नंबर से डिफाइन करते हैं या फिर लेटर से डिफाइन करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। छोटा सा टास्क है आपके लिए और जो एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव एन ईमेल। तो उसको हम लोग कहते हैं POP3। POP3 या प्रोटोकॉल का जो है ईमेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VoIP। VoIP टेक्नोलॉजी जो आपके ने देखा होगा कि 4G डिवाइसेस में अभी रिसेंटली यूज़ होना चालू हो गई। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब होता क्या है, जब आप इसका कंटिन्यूस डेटा यूज़ करते हो तो आपका जो कॉल है आपका डायरेक्टली सेल्यूलर डेटा से इंटरनेट कॉल पे शिफ्ट अप हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ध्यान देना होगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का थ्योरी तो स्ट्रांग होता है, लेकिन उनको ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारे पास में जो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आपके पास सेट होता है तो हम लोग उसको पढ़ के प्रैक्टिस करके इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट हम लोग उसको अगर लेके जाते हैं एग्जामिनेशन में तो हमें काफ़ी एक बूस्ट मिलता है। उसी तरीके से हमने आपके लिए गैस एक हाइब्रिड कोर्स लॉन्च करके रखा है जो कि सिर्फ 199 रुपीज़ में आपके लिए प्रोवाइड करे। ये ई बुक प्लस मॉक टेस्ट वाला हाइब्रिड कोर्स है। किस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, 1200 नियरली इसमें क्वेश्चन है गैस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियसली पूछे गए हैं, और उसके साथ 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन भी हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे। वो आपको पढ़ना है इस ई बुक को ज्वाइन करके गैस, और उसी की जो फ्री टेस्ट है हमने प्रोवाइड करके रखी इस कोर्स के अंदर। 12 टेस्ट, हर सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। सेम क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी दे सकते हो, आप लैपटॉप पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो इन टेस्ट को। ओके, तो इसको क्या होगा, इससे आपका क्या होगा, अराउंड 90% प्लस आप इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसमें रिफ्लेक्ट हो सकते हैं और आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। एज इट इज क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो काफ़ी हाई क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसमें 1100 प्लस अगर हम लोग बताएंगे 1189 एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने इसके अंदर इंक्लूड करके एक बार सबसे पहले पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको इसकी मॉक टेस्ट भी आप अटेंड कर सकते हो गाइस। ठीक है,
इसके लिए कूपन कोड है COM60। इसको आप कंप्यूटर के हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी ज्वाइन कर सकते हो। सो मूव ऑन करते हुए हमारे क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट डज SSD स्टैंड्स फॉर। SSD का फुल फॉर्म होता है गाइस सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये लेटेस्ट जनरेशन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, काफ़ी फास्टर ट्रांसफर स्पीड रहते हैं, जिसके लिए हम लोग इसको आजकल रिसेंटली कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी लेटेस्ट जनरेशन जो होती है हमारी NVMe SSD है, M.2, ठीक है। या फिर अभी रिसेंटली हम लोग SATA SSD का भी जिक्र किया करते थे। SATA का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट सॉलिड स्टेट ड्राइव। PCI का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। NVMe का फुल फॉर्म होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ये डेफिनेटली पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर सेमीकंडक्टर मेमोरी रहती है जो कि सिलिकॉन से बनाई जाती है गाइस, ध्यान रखना होगा। ओके, क्लियर है। मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, ईमेल हेडर इज और आर कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ठीक है। ईमेल हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, तो उसके अंदर रहता है गाइस हमारे पास में टू CCN BCC, ठीक है। टू किसको ईमेल भेजना है, ये हेडर होता है गाइस, ठीक है। देखिए फॉलोइंग फील्ड की बात करें, ईमेल हेडर में कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, तो ये ईमेल का हेडर हो गया। उसके अंदर टू है, यहाँ पे आप ईमेल का रिसिपेंट का ईमेल आप इसमें इंसर्ट करोगे, ठीक है। CC कार्बन कॉपी और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें भी आप इसमें रिसिपेंट्स के ईमेल जो है आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ईमेल हेडर में जो है इन तीनों का इंक्लूजन रहता है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, अ क्लिपबोर्ड इज अ डैश। क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड एक हमारा टेम्पररी स्टोरेज है इस कंप्यूटर मेमोरी का, जो कि जो कट एंड कॉपी डेटा रहता है उसको स्टोर करने का काम करता है। जैसे आपने एक मान लो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को या फिर पर्टिकुलर पैराग्राफ को, पर्टिकुलर को, इमेज को जो है आपने कट कर दिया, कॉपी किया, तो कहीं ना कहीं तो वो स्टोर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लिपबोर्ड। वो क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर रहता है सो दैट उसको टेम्पररीली जो आप स्टोर करके उसको रीयूज कर सको। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, द शॉर्टकट की विच इज यूज टू ओपन एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन अ पावर पॉइंट, ठीक है। रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? Ctrl+H। इस शॉर्टकट की का इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ एडिशनल आपको मैंने डेटा दे रखा है, जरूर इसको भी पढ़ के जाइएगा, एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लॉजिक गेट। इनमें से कौन सा एक वैलिड लॉजिक गेट नहीं है? ठीक है, ठीक है। दो होता है हमारा DAND, डैंड, ठीक है। तो ऐसा कोई भी हमारा लॉजिक गेट नहीं है। बेसिक गेट के अंदर हमारे 3 गेट आते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। यूनिवर्सल गेट के अंदर NAND एंड NOR गेट आते हैं। स्पेशल पर्पस गेट के अंदर XOR एंड XNOR आते हैं गाइस, ठीक है। ये स्पेशल पर्पस गेट एंड आपको यूनिवर्सल गेट तो ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनमें से जो DAND ऐसा कोई भी एक लॉजिक गेट नहीं है, इट इज़ एन इनवैलिड लॉजिक गेट। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Let's move on to the next question. Question is, which of the following type IP address is a temporary address that is assigned to a computing device when it is connected to a network? ठीक है, इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ IP एड्रेस है जो कि टेम्पररी एड्रेस है, जो असाइन होता है कंप्यूटिंग डिवाइस को जब एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक IP एड्रेस। अब देखिए, डायनामिक IP एड्रेस एक टेम्पररी IP एड्रेस होता है, जितने भी पेरिफेरल एक नेटवर्क से जुड़े हुए रहते हैं उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस जो है उसको असाइन रहता है, ठीक है। डायनेमिक एड्रेस जो रहता है, ठीक है, डायनेमिक IP एड्रेस जो रहता है वो असाइन किया जाता है नोड को, ठीक है, अंटिल इट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क, ठीक है। वो जैसे निकल जाता है तो हमारा उसका रिमूव हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक IP एड्रेस, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टैटिक IP एड्रेस क्या रहता है? ये असाइन किया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, ISP द्वारा, ठीक है। स्टैटिक IP एड्रेस के अंदर कौन से IP एड्रेस रह सकते हैं गाइस? IPv4, ठीक है, IPv4 या फिर IPv6। इसका जो साइज़ है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि 100% एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस है। उसके साइज़ में आपको बता देता हूँ, ठीक है, आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्लियर है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRAM। SRAM की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ठीक है, इट नीड्स टू बी रिफ्रेश मेनी टाइम्स इन अ सेकंड। ये SRAM की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। SRAM जो रहती है फास्टर रहती है एज कम्पेयर टू द DRAM, और ये जो है यूज़ की जाती है स्पेशलाइज एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। इट हैज़ टू बी रिफ्रेश मेनी टाइम्स पर सेकंड इन ऑर्डर टू होल्ड इट्स डेटा इन अ कंटेंट, बट यहाँ पे इट नीड्स टू बी रिफ्रेश मेनी टाइम्स अ सेकंड। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन विंडोज टास्क मैनेजर। विंडोज टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+Shift+Escape। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था Ctrl+Escape से हमारा विंडोज की स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, लेकिन Ctrl+Shift+Escape से हम लोग टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट की अप्लाई करके भी देखिएगा आप, सो दैट आप इसको कभी भूलोगे नहीं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेशल कैरेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट द रेंज फॉर प्रिंटिंग इन अ डॉक्यूमेंट। अगर मान लो आपको पेज नंबर 1 to 9 प्रिंट करना होगा, ठीक है, तो आप 9 के बीच में 1 to 9 के बीच में जो आप डैश देते हो उसको हम लोग कहते हैं हाइफन। हाइफन से एक रेंज ऑफ जो पेजेस है इससे आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है गाइस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ इनपुट डिवाइसेस से इंक्लूडेड है। तो आप देखिए माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, यहाँ पे माउस और कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस हो गए, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, अगेन ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। माउस कीबोर्ड प्रिंटर अगेन हमारा आउटपुट डिवाइस है, माउस कीबोर्ड अगेन प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है एंड स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइसेस। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्लियर है गाइस। तो ये थे हमारे टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको कौन से टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको उसको जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना है गाइस, सो दैट आपको इस तरीके से रीजनिंग के डेली फ्री प्रैक्टिस, क्वांटिटेटिव के फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सके हो, इंक्लूडिंग DI एंड एज वेल एज आपके करंट अफेयर्स के भी हम लोग पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करते रहते हैं। अगर आपने कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया गया तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ट्रस्ट मी, काफ़ी क्वालिटी और इंपॉर्टेंट डेटा आपको इसके अंदर मिलेगा आपके एग्जामिनेशन को आसानी से क्लियर करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारे रीजनिंग के हिंदी प्लस इंग्लिश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंक्लूडिंग बाय यूजिंग R50 कूपन कोड। कॉन्ट्स का भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। एप्टी 50 इस कूपन कोड को ज्वाइन करके इसको एनरोल कर सकते हो। एंड अगर आपको सुपर बैंकिंग एग्जामिनेशन कोर्स को ज्वाइन करना होगा तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स एक ही कोर्स के अंदर प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन के लिए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे अगेन मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हमारे चैनल कैपेटिव्स को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना होगा और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन को। रिसेंट सेशन को देखने के लिए आप इसको डायरेक्टली क्लिक करके वॉच कर सकते हो गाइस। तो मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।